नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पोखरण में प्रधानमंत्री मोदी भारत शक्ति कार्यक्रम में बोल रहे हैं। आपको सीधे वही लिए चलते हैं। 6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है और इसमें हमारे नौजवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 150 से ज्यादा नए डिफेंस स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इनको हमारी सेनाओं ने 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का निर्णय लिया है। साथियों, रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कितने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साथियों, आजादी के बाद से एक दुर्भाग्य ये रहा कि जिन्होंने दशकों पर देश पर शासन किया वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। हालत ये थी कि आजादी के बाद देश का पहला बड़ा घोटाला सेना में खरीद के दौरान ही हुआ। उन्होंने जानबूझकर भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। आप जरा 2014 से पहले की स्थिति याद कीजिए। तब क्या चर्चा होती थी? तब रक्षा सौदों में घोटालों की चर्चा होती थी। दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदों की चर्चा होती थी। सेना के पास इतने दिनों का गोला बारूद बचा है,
ऐसी चिंताएं सामने आती थी, उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था। हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया, उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला। उन्होंने एचएएल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। हमने एचएएल को रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया। उन्होंने करगिल युद्ध के बाद भी सीडीएस जैसे पद के गठन की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। हमने इसको जमीन पर उतारा। वो दशकों तक हमारे वीर बलिदानी सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बना पाए। ये कर्तव्य भी हमारी ही सरकार ने पूरा किया। पहले की सरकार तो हमारी सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से भी डरती थी, लेकिन आज देखिए एक से एक आधुनिक रोड, आधुनिक टनल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये हमारे सैनिक परिवारों ने भी अनुभव किया है। आप याद कीजिए, 4 दशकों तक ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। इसका फायदा मैं आज जब राजस्थान में आया हूं तो मैं बताता हूं, राजस्थान के भी 2.25 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। उन्हें ओआरओपी के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने, तो हमारा सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा और भारत को 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। इस विश्वास के साथ भारत शक्ति के सफल आयोजन की फिर से एक बार मैं आप सबको और तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त प्रयास को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का उद्घोष है। तो आप देख रहे सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भारत दिखा रहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के दौरान क्या कुछ होता रहा, उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने ओआरओपी की बात की कि देखिए कैसे ओआरओपी को लेकर झूठ फैलाया गया। हमने 1 रैंक 1 पेंशन की गारंटी पूरी की, ये गारंटी हमने दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन कहा कि कैसे भारत अपनी शक्ति, स्वदेशी शक्ति को अब दुनिया को दिखा रहा है। कैसे पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार होता रहा, घोटाले होते रहे सेना के क्षेत्र में, लेकिन आज़ादी के बाद पहला घोटाला रक्षा खरीद में ही हुआ था, ये कहा प्रधानमंत्री ने। और पिछली सरकारों के दौरान ये होता भी रहा है, लेकिन अब स्वदेशी दम दुनिया को देखने के लिए मिल रहा है। अजय, देश की ये जो शक्ति है वो देख रहे हैं आप। शक्ति प्रदर्शन के दौरान मेक इन इंडिया दिव्यास्त्र रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वहां से उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने भारत में किस तरह से स्वदेशी
हथियारों को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा रहा है, मेड इन इंडिया को कैसे बढ़ाया गया है रक्षा क्षेत्र में और उससे किस तरह से भारत की ताकत बढ़ी है, दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ा है, ये सब प्रधानमंत्री ने बताया। लेकिन साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान हुए घोटालों का जिक्र भी किया, कैसे रक्षा क्षेत्र में घोटाले हुए, और OROP का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में मौजूद हूं तो OROP के मुद्दे पर भी बात जरूर करूंगा। कहा जाता है LCA तेजस अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन पर बमबारी करते हुए कुछ ही पलों में आपके सामने से गुजरेगा। उन्नत एवियोनिक्स, एकीकृत डिजिटल प्रणाली, आधुनिक हथियार, सबसे ऊंचे लेवल पर सर्वेलेंस सैटेलाइट्स तथा मध्य लेवल पर रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट या RPA हेरॉन है। हमारे सशक्त पिनाका और ग्रैड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को मोबिलाइज करने का ऑर्डर पास किया है। इन्हें ब्लैक स्क्रीन के पास खुली जमीन पर ले जाएं जहां आप 6 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स को देख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित धनुष और शारंग मीडियम आर्टिलरी गन्स के प्रभावशाली फायर से दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश दिया है। मीडियम आर्टिलरी गन्स के फायर को गाइड करने के लिए 30 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम K9 वज्र। तो ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव फायर और कौशल अभ्यास देखा। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, भारत का शक्ति प्रदर्शन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत शक्ति और आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर रक्षा क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तोप है, तोपें गोले बरसा रही हैं और जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं वो आसमान की ऊंचाइयां नाप रहे हैं। तो इस युद्ध के मैदान में किस तरह से कौशल का प्रदर्शन किया जाए, भारत की जो एक आधुनिक रक्षा क्षेत्र की जो तस्वीर है वो सामने आई और प्रधानमंत्री ने इस लाइव फायर और जो युद्धाभ्यास है, कौशल अभ्यास है, उसको देखा। तो बेहद खास रहा ये पोखरण का ये अभ्यास। और हमारे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटें जीतने के मिशन को लेकर सत्ताधारी दल कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। जहां तेलंगाना, यूपी और ओडिशा में नए दोस्त बनाए जा रहे हैं, वहीं आज हरियाणा में 5 साल पुराने साथी को बीजेपी ने खो दिया। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से बीजेपी ने नाता तोड़ दिया और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है, जिसमें 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन जेजेपी का कोई विधायक नहीं होगा। खास बात यह है कि खट्टर ने खुद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और फिर राजभवन तक वो गए जब सैनी ने नई सरकार का दावा पेश किया। तो देखिए 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ नायब सिंह सैनी जो अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे, आज शाम शपथ लेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर तब जबकि उन्हें नेता चुना गया, विधायक दल का नेता चुना गया और उस वक्त खुद मनोहर लाल खट्टर वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यह हुआ, उन्होंने बधाई दी। नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। आज ही मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा सौंपा और उसके बाद नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर का करीबी और विश्वास पात्र भी माना जाता है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के अब नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। शाम 5 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति में आज बड़ा बदलाव हुआ। बड़ा बदलाव सरकार को लेकर हुआ। पहले इस्तीफा दिया मनोहर लाल खट्टर ने, उसके बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुना गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया। इसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि शाम 5 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। राजभवन में नायब सिंह सैनी का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा आज शाम 5 बजे तक। मनोहर लाल खट्टर के साथ जाकर नायब सिंह सैनी ने पेश किया अपना दावा राज्यपाल को। साथ साथ मौजूद रहे उनके मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो केंद्र में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन
ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन है नायब सिंह सैनी जो अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे, जिनको चुना गया है हरियाणा में विधायक दल के नेता के तौर पर, और जिनकी आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण भी होने वाली है राजभवन में हरियाणा के। तो कौन है नायब सिंह सैनी? हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं फिलहाल, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद भी हैं, पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा है, और ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है उनको चुनने के पीछे। तो आइए एक बार फिर आपको बताते हैं कि दरअसल कौन है नायब सिंह सैनी, जिन्हें अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनके चेहरे को चुना गया है। हरियाणा बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष हैं, अक्टूबर 2023 में उन्हें चुना गया था अध्यक्ष के तौर पर। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं फिलहाल, पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा है और एक बड़ी वजह है उनको चुनने के पीछे। 2014 में पहली बार वो विधायक बने थे। 1996 में प्रदेश महामंत्री संगठन भी उन्हें बनाया गया था। 2009 में किसान मोर्चा में महामंत्री बने थे और 2016 में हरियाणा सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए और अब उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बीजेपी विधायक दल ने चुन लिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये जानकारी मिल रही है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बनेंगे डिप्टी सीएम। ऐसा कहा जा रहा था कि वो नाराज होकर बाहर निकल गए थे बैठक से, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। भव्य बिश्नोई भी बनेंगे डिप्टी सीएम। तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक अनिल विज पूर्व गृह मंत्री जो हैं वो बन रहे हैं एक डिप्टी सीएम, और भव्य बिश्नोई भी बन रहे हैं डिप्टी सीएम। तो 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे हरियाणा में। लेकिन आज से हरियाणा में अब नई सरकार होगी। नायब सिंह सैनी, अनिल विज, भव्य बिश्नोई मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के तौर पर सामने रहेंगे। ये तीनों चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो अब हरियाणा के 3 बड़े चेहरे हैं। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री के तौर पर जिनको चुना गया है वो शपथ ग्रहण उनकी होने वाली है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम, एक अनिल विज जो पूर्व गृह मंत्री हैं, और इसके अलावा भव्य बिश्नोई का चेहरा जो दूसरे डिप्टी सीएम होंगे वो। लेकिन हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से TV9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित मल्होत्रा जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मोहित, अब 2 डिप्टी सीएम के जो चेहरे हैं वो भी साफ हो गए हैं। हालांकि अनिल विज के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो नाराज होकर बाहर निकले, तो अब इस पर उनकी तरफ से भी सहमति है, वो डिप्टी सीएम होंगे। क्या इससे वो संतुष्ट हैं? और ये किस तरह का फॉर्मूला है जिसे साधने की कोशिश की गई है? यानी ओबीसी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा सामने, अनिल विज डिप्टी सीएम और भव्य बिश्नोई डिप्टी सीएम। देखिए, बिल्कुल ओबीसी वर्ग को साधने का पूरा प्रयास किया गया है और एक बड़ा ऐलान इसको माना जा रहा है हरियाणा की राजनीति में कि ओबीसी वर्ग से एक चेहरे को आगे लाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया है। और अनिल विज डिप्टी सीएम हो सकते हैं, उनके साथ भव्य बिश्नोई जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उनका नाम भी डिप्टी सीएम के लिए प्रस्तावित किया गया है। लेकिन अनिल विज अभी चंडीगढ़ में मौजूद हैं, लेकिन वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। मैं आपको जल्दी से तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। ये हरियाणा राजभवन है जहाँ पर इस वक्त शाम 5 बजे के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ चल रही हैं। और अभी यहाँ से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथ जो नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो एक ही गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकले हैं। अब से थोड़ी देर में वापस पहुँचेंगे। 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 डिप्टी सीएम और 5 कैबिनेट के चेहरे शपथ ले सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन ये अभी बहुत ही शुरुआती जानकारी है। और माना यह जा रहा है कि जेजेपी के जो कुछ बागी विधायक हैं जो कि इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं, उनको भी लगातार यहां पर चंडीगढ़ में बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जेजेपी में ना सिर्फ उनको बड़ा झटका लगा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। आइए। हरियाणा के हित का नहीं है, जनहित का गठबंधन नहीं है, और वो आज एक बात साबित हो गई। और इस मामले में जो आज गठबंधन टूटा है, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा कि लोग मन बना चुके छत्तीसगढ़ जी कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। पीपल हैव अंडरस्टूड, लोग समझ चुके हैं ये कभी ना जनहित का गठबंधन था, ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था। सर, प्रेसिडेंट रूल की भी आपने मांग करी है सर? हाँ, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं ये, और प्रेसिडेंट रूल के अंदर चुनाव होने चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया कि किस तरह से ये जो गठबंधन था जेजेपी और बीजेपी के बीच वो सिर्फ अपने हित का गठबंधन था। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब आगे आने वाले 2024 के चुनाव में हरियाणा में
कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। हरियाणा में बीजेपी को लेकिन 6 निर्दलियों का समर्थन हासिल है। हरियाणा में लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का भी समर्थन उसे हासिल है। बीजेपी के पास 48 विधायकों का समर्थन मौजूद है। बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए, 48 का समर्थन बीजेपी के पास है। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा क्योंकि 46 है तो बीजेपी के पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। 48 विधायकों का समर्थन उनके पास है। लेकिन आइए आपको हम एक बार फिर समझा देते हैं कि हरियाणा विधानसभा का गणित क्या है। अभी फिलहाल एक बार फिर अब से कुछ देर बाद शाम 5 बजे हो जाएगी जो शपथ ग्रहण वो होने वाली है। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरह से स्थिति बदली है जेजेपी के बाहर जाने के बाद आपको बताएं। तो कुल विधायकों की संख्या 90 है और बहुमत का आंकड़ा 46 है, यानी 46 चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास देखिए, बीजेपी के साथ 48 विधायक हैं, समर्थन उनको हासिल है, तो ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी उन्हें मिल जाती है। कांग्रेस और बाकी जो विपक्ष है उसको अगर देखें तो बीजेपी के खिलाफ 42 विधायक हैं। कैसे? बीजेपी के 41 अपने विधायक हैं, बीजेपी के साथ निर्दलीय 6 हैं। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी के एक गोपाल कांडा का समर्थन भी उन्हें हासिल है, तो 48 उनके पास समर्थन है। कांग्रेस पार्टी के 30 विधायक, उनके विरोध में जेजेपी के 10। हालांकि जेजेपी के विधायकों के बारे में भी कहा जा रहा है कि बैठक में सभी विधायक नहीं पहुंचे, तो उनमें से भी कुछ विधायक और हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। आईएनएलडी के एक विधायक और निर्दलीय एक जो बलराज कुंडू हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जेजेपी के 10 जो हम अभी आपको उस तरफ दिखा रहे हैं उनकी भी स्थिति साफ नहीं है। वो भी ऐसा नहीं है कि सब के सब जेजेपी के साथ ही हैं। इनमें से कुछ विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं। आइए ये भी देखते हैं कि हरियाणा में गठबंधन टूटने पर बीजेपी और विपक्ष का क्या कहना है, दोनों तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मुद्दे पर। देखिए, ये ऊपर वालों का आपसी जो भी रहा होगा, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। जिस वजह से गठबंधन टूटा है, क्योंकि ये आपसी, ये कहूँगा जो आला कमान है उनका अपना फैसला है और इस फैसले को देखते हुए हम उनको स्वीकार करते हैं। ये जो अनेक कारणों में से जो एक कारण हरियाणा की राजनीति से सीधा सीधा संबंधित था वो भाजपा और जजपा का अलायंस था। और ये बात हम पिछले करीब 1.25 साल से निरंतर पार्टी फोरम पे और पब्लिक में भी बोलते आए हैं कि ये अलायंस जो है ये बड़ा घातक है। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए, एक सरकार को चलाने के लिए बना हुआ है, लेकिन अब बहुत हो चुका। इससे आप अपना पीछा छुड़ाइए, नहीं तो ये आपको राजनीतिक तौर पर बहुत हानिकारक साबित होगा। शायद ये बात किसी को समझ में नहीं आई या जानबूझ के नहीं समझना चाहते थे, क्योंकि चली व्यवस्था एक बनी हुई थी, सब उसमें खुश थे। लेकिन उसका मेरे ख्याल से जब मैंने परसों इस्तीफ़ा दिया उसके बाद से शायद आभास होना शुरू हुआ कि बात तो काबू से निकल चुकी है और अब ये आपाधापी की एक स्थिति बनी हुई है जहाँ पे अलायंस पार्टनर से किनारा कर लिया गया है और पूरी सरकार का पुनर्गठन किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है बहुत देर हो चुकी है इसके लिए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का बीजेपी और जेजेपी पर बड़ा हमला। सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी में गुप्त समझौता है, आज फिर ड्रामा कर गठबंधन को तोड़ा गया है। ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से लगाया गया। हरियाणा की जनता को मूर्ख ना समझे बीजेपी, ये भी कहा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने। हरियाणा के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव को याद करें, बीजेपी और जेजेपी के अंदर एक गुप्त समझौता हो कि तुम मुझे गाली दियो और मैं तुझे गाली दूंगा, किसानों की वोट मैं दूंगा और बाकियों की वोट तुम ले लो। दोनों को एक दूसरे को गाली दे दे के बीजेपी और जेजेपी ने वोट ली और फिर एक दूसरे की गोद में बैठ के मलाई में गठबंधन में। और एक बार फिर रुक करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से TV9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित मल्होत्रा। मोहित, एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, अब से कुछ देर में शपथ ग्रहण होगा और वहां पर विधायकों के पहुंचने का भी क्या सिलसिला शुरू हो गया है या होने वाला है? क्या तैयारियां वहां ग्राउंड जीरो पर हो रही हैं फिलहाल, पहले तो वो जानकारी दें। देखिए, आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी जो हमारी एंट्री है वो नहीं हुई है, 4 बजे का वक्त दिया गया है कि मीडिया की एंट्री की जाएगी। लेकिन अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दूसरी तरफ से अगर हमारा कैमरा आपको दिखा पाएगा तो टेंट लग चुके हैं। अंदर पूरा वॉइस का जो सेटअप है, जो माइक सेटअप है वो लग चुका है, साउंड सेटअप। और अंदर से अभी थोड़ी देर पहले ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथ नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, वो यहाँ से एक ही गाड़ी में बैठ कर गए हैं और शाम करीब 4:45 तक वो लोग वापस आ सकते हैं। 5 बजे का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है और
इसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब सिर्फ जो वीवीआईपीज़ हैं उनके आने का इंतजार किया जा रहा है और पूरे 5 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। राजभवन में विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दी जा चुकी है, जिसमें निर्दलीय विधायकों का साथ भी मिला है। निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर राजभवन में पहुंचे थे और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी सहमति दी है गवर्नर के सामने चिट्ठी के जरिए कि वो सरकार के साथ है। यानी अभी फिलहाल बीजेपी को अन्य विधायकों के साथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 निर्दलीय और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा उनके साथ है और विधायकों की संख्या इस वक्त 48 है, जो कि सरकार के लिए बहुमत साबित करने का जो आंकड़ा है 46, उससे 2 ज्यादा है। तो फिलहाल कंफर्टेबल हैं, आराम से जो आंकड़ा वो बीजेपी के पास है, बहुमत का मौजूद 48 विधायकों का समर्थन है और जेजेपी के भी कुछ विधायकों का समर्थन है, ये भी कहा जा रहा है। जैसलमेर में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। जैसलमेर में लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी के पास तेजस जाकर गिरा, ऐसी जानकारी मिल रही है। विमान का पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया, वो अपने आप को एग्जिट कराने में सफल रहे। हादसे की जांच होगी, ये कहा गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से। भारत का ये इंडिजिनस यानी स्वदेश में बना तेजस फाइटर जेट है, जो कि लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी के पास जाकर गिरा, वहां क्रैश हो गया। चल रहा है। पायलट समय रहते बाहर निकल गए, लेकिन अब इस पूरे हादसे की जांच कराई जाएगी, ये कहा जा रहा है। भारतीय वायुसेना द्वारा ये बयान दिया गया है। सीएए लागू होने के बाद पहली बार बोले अमित शाह। सीएए पर हमने अपना वादा पूरा किया, ये कहा अमित शाह ने। हमने शरणार्थियों को सम्मान दिया है। सीएए संविधान निर्माताओं का वादा था, ये कहना था गृह मंत्री अमित शाह का। कांग्रेस सीएए का विरोध करती थी, लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया, ये बड़ी बात कही अमित शाह ने कल सीएए लागू होने के बाद। और अभी कल ही हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। सीएए लागू होने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। आपके सामने हम अब आपको 6 शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सीएए लागू होने से लोग खुशियां मना रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैसे जश्न मनाया गया। मुंबई, इसके अलावा अहमदाबाद में पटाखे जलाए गए। लखनऊ, जम्मू और जयपुर, इन शहरों में किस तरह से लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन सिर्फ यही शहर नहीं, इसके अलावा भी देश भर में तमाम और जगह इसी तरह के जश्न की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें कई और जगहों से देश भर में देखने को मिली। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के मजनू का टीला में लोगों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। रह रहे लाखों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख शरणार्थियों के लिए आज की सुबह नई उम्मीदों वाली सुबह है। मैं इस वक्त दिल्ली के मजनू टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में मौजूद हूं और आज यहां पर लोग सीएए पर अधिसूचना आने के बाद किस तरह से आज की सुबह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाते हैं। मजनू का टीला शरणार्थी कैंप में जो मंदिर है वहां पर लोग आज भजन कीर्तन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और उनका कहना है कि भगवान की ये कृपा हुई है कि वो पाकिस्तान से आकर कई सालों से यहाँ पर शरणार्थियों की तरह इन कैंपों में रह रहे थे, लेकिन अब उनके लिए भारत की नागरिकता पाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि भारत सरकार ने सीएए पर अधिसूचना कल जारी कर दी, जिसके बाद 2014 दिसंबर
से पहले आए हुए तमाम वो लोग नागरिकता के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं और आज उनके नागरिकता का यानी भारतीय नागरिक बनने का रास्ता साफ हो गया है। मैं मजनू टीला के इस कैंप में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि सामने भजन कीर्तन चल रहा है, यहाँ पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद है, हम बहुत खुश हुए। हम बहुत खुश हैं दोस्त, बस इतना ही हमारा कहना, बस हमको बहुत खुश है और मोदी सरकार का धन्यवाद बार बार हम करते